उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो या फिर कश्मीर का लाल चौक, आप लोगों को एक चीज़ कॉमन ही देखने को मिलने वाली है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ मिडल ईस्ट में मिसाइल एयर स्ट्राइक और मिलिट्री अलर्ट्स की हेडलाइन है, वहीं दूसरी तरफ लोग वर्ल्ड वॉर 3 की बातें कर रहे हैं। कुछ जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कुछ जगह लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक सवाल तो उठता है कि आखिर ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्या ये सब कुछ सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच का इशू है या फिर ये कोई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है और इन सब के पीछे ग्लोबल पावर भी हो सकती है? क्या ये सब कुछ ग्लोबल पावर का एक बहुत बड़ा गेम है? और इन सबसे बड़ा सवाल जो हम सभी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो ये है कि इन सब का आखिर इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर यातुल्ला अली खैमनी के बारे में। तो देखिए, जो ये ईरान के सुप्रीम लीडर यातुल्ला अली खैमनी है, ये पूरी शिया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं बल्कि रिलीजियस आइडेंटिटी के रूप में भी देखे जाते हैं। और इसीलिए आज आप लोगों को दुनिया भर में यातुल्ला अली खैमनी के बारे में जो ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है कि लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शोक मना रहे हैं, तो ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो शिया मुस्लिम्स के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक रिलीजियस आइडेंटिटी के रूप में देखे जाते थे। और वही आप लोगों को इंडिया में भी देखने को मिलेगा कि इंडिया में बहुत सारी जगह पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये सड़कों पर उतरकर शोक मना रही है। और अब यहाँ पर समझते हैं मिडल ईस्ट के बारे में, क्योंकि देखिए मिडल ईस्ट को भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ये जो रीजन है ये सिर्फ रिलीजन की वजह से अनस्टेबल नहीं है, बल्कि जब 20वीं सेंचुरी में ओटोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ था तब यूरोपियन पावर ने आर्टिफिशियल बॉर्डर्स को ड्रॉ किया बिना किसी लोकल एथनिक और ट्राइबल रियलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, जिसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स निकल कर आए। और ऊपर से ऑयल रिजर्व्स, दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल हब जिसने कि इस रीजन को ग्लोबल सुपर पावर का बैटल ग्राउंड बनाकर रख दिया है। और इसी इंस्टेबिलिटी के बीच में कई सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स भी बाहर निकल कर आए। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को ऑयल, डिक्टेटरशिप, फॉरेन इंटरफ्रेंस, ये सब कुछ एक साथ मिक्स होकर दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो ये मिडल ईस्ट है ये हमेशा इतना इनस्टेबल आप लोगों को दिखाई देता है। और अब आते हैं कोर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। अब देखिए ये जो मैटर है ये मुस्लिम वर्सेस ज्यूज का नैरेटिव नहीं है बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल राइवलरी है। इजराइल के जो लीडर है ये ओपनली इस बात को बोलते हैं और कन्फ्रंट करते हैं कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है और जो उनका रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क है ये इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और ऊपर से जो ये ईरान है ये लेबनान और गाज़ा को भी सपोर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर अगर इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अचीव कर लेता है तो जो बैलेंस ऑफ पावर है ये स्लाइटली शिफ्ट हो सकती है ईरान की तरफ। और जो ये यूएस है ये नेचुरली ईरान को काउंटर करता रहता है ताकि जो ईरान है ये अपना जो इन्फ्लुएंस है ये अपने रीजन में एक्सपेंड ना कर ले। और यहीं पर सबसे क्रूशल रोल आता है यूएस का। अब देखिए जो ये यूएस है ये इजराइल का सबसे बड़ा मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एलाय है। बिलियंस ऑफ डॉलर के मिलिट्री एड, एडवांस वेपन सिस्टम और यहाँ तक कि यूएन लेवल पर पॉलिटिकल बैकिंग, ये सब कुछ जो यूएस है ये हमेशा इजराइल को सपोर्ट में प्रोवाइड करता रहता है और ये सब कुछ ओपनली डॉक्यूमेंटेड भी है। अब देखिए इसी डर की वजह से जो ईरान है ये अपना रीजनल इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने की कोशिश करता रहता है। अभी देखिए इतना कुछ सुनने के बाद आप सभी लोगों के मन में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर ऑलमोस्ट 80 to 85% कंट्रीज़ मुस्लिम मेजोरिटीज़ है, तो फिर आपस में ये एक साथ मिलजुल कर क्यों नहीं रह लेते हैं? तो देखिए इसका जो जवाब है ये आप लोगों को 2 पॉइंट्स में मिलने वाला है। पहला फैक्टर यहाँ पर निकल कर आता है शिया और सुन्नी का फैक्टर, जो कि आपस में एक दूसरे को डिवाइड करता है। और दूसरा फैक्टर निकल कर आता है कि देखिए यहाँ पर जितने भी ये मिडिल ईस्ट के अंदर मुस्लिम कंट्रीज़ है इन सब के रीजनल एम्बिशंस अलग अलग है। जैसे कि इनकी आइडियोलॉजी अलग है, इनके अलायंस अलग है, इनफैक्ट इनके सिक्योरिटी कंसर्न्स ये भी अलग अलग है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी ये मुस्लिम मेजोरिटीज कंट्री है ये एक रिलीजियस ब्लॉक की तरह नहीं बल्कि एक कंपीटिंग नेशन की तरह बिहेव करते हुए नजर आते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे वायरल फीवर के बारे में। यानी कि देखिए अभी आप लोगों को न्यूज चैनल पर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर स्क्रॉल पर वर्ल्ड वॉर 3 और न्यूक्लियर वॉर के बारे में ही दिखाया जा रहा होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बात करें तो देखिए अभी तक ऑफिशियली कोई वर्ल्ड वॉर 3 डिक्लेयर नहीं हुई है। और अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन के बारे में भी बात करें तो देखिए जो ये न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ये सिर्फ डिटरेंस के लिए होते हैं, यानी कि सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास भी पावर है। क्योंकि अगर कभी भी न्यूक्लियर एस्केलेशन स्टार्ट होता
होता भी है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ एक कंट्री या फिर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट उसका जो इम्पैक्ट है ये पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इन सब का आखिर इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए सबसे इमीडिएट कंसर्न है ऑयल सप्लाई का। स्टेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब होता है तो देखिए उसके जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज है वो इंडिया को झेलने पड़ेंगे। देखिए अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब होता है तो जो ऑयल के प्राइसेस है सबसे पहले तो वो बढ़ जाएंगे, और अगर ऑयल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, और अगर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा, और अगर ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो जो गुड्स और सर्विसेज आप लोगों को आसानी से देखने को मिल रही है और मिल जा रही है वो भी ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। सो इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हम रोज़ इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करते हैं, आप हमारे साथ वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।